अस्सलाम वालेकुम। अब आप अंदाज़ नजम में खुशामदीद। मैं जी नजम। आज की जो पॉडकास्ट है, जो गुफ्तगू है, वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हमारे पास एक टीचर मौजूद हैं, जो कि पेशे के एतबार से तो टीचर हैं लेकिन म्यूज़िक के भी टीचर हैं और म्यूज़िक से मोहब्बत करते हैं। और इतनी मोहब्बत करते हैं कि ना सिर्फ इन्होंने खुद सीखा बल्कि आगे भी उसको सिखा रहे हैं और इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। एक एकेडमी बनाई है इन्होंने फ़िपा के नाम से, जिसमें म्यूज़िक सिखाया जाता है। और आज हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, म्यूज़िक के बारे में भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा इनकी जर्नी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आज मौजूद हैं साद ज़ियाई। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम नजम भाई। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? आपको अंदाज़ नजम में खुशामदीद। बहुत ही आपका शुक्रिया। और इतनी खूबसूरत, इतनी एस्थेटिक जगह है, यहाँ पर तो आके जो है ना वो इंसान बड़ा म्यूज़िकल हो जाता है। सलामत रहें आप और बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप जैसे खूबसूरत अहबाब की वजह से इसकी खूबसूरती मज़ीद जो है वो निखर जाती है। तो साद भाई, हम सबसे पहले जो गेस्ट कह लें, गेस्ट इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर कुछ मैंने चीज़ें बयान कर दी हैं, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है आप बयान करेंगे। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि म्यूज़िक की जो आपने काम शुरू किया हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ और आज आप कहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑफ विद जीसी यूनिवर्सिटी। ओके। तो मैं नात ख़्वानी करता हूँ हुँ। और मैंने बाकायदा नात रफ़ीक ज़िया साहब हैं उनसे सीखी। ओके। और मैं स्कूल में बहुत सारे मुकाबलों में, नेशनल लेवल के मुकाबले काफ़ी मैंने जीते हुए थे। फिर मुझे ठीक पता है। चला कि जीसी में नात की बुनियाद पे दाखिला होता है। ओके। तो नंबर तो मेरे ज़ाहिर है मेरिट से काफ़ी कम थे, हम आर्टिस्ट टाइप के लोग थे। हुँ। तो मेरा जब दाखिला नहीं हुआ किसी बड़े कॉलेज में तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट रही। हुँ। लेकिन जब मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि जीसी में नात की सीट है, मैंने ओके। कहा जी कितनी सीटें हैं? उन्होंने हाँ, कहा एक ही है। सही। तो मैंने कहा बस फिर मैं ज़ोर लगा दूँगा। हुँ। तो फिर मैंने उस सीट पे कम्पीट किया और मेरा दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। क्या बात है! और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज को पूरे पाकिस्तान में हर जगह रिप्रेजेंट किया, सही। बेशुमार मुकाबले जीते। और हुँ। वहीं मेरा तारुफ़ तारिक फ़रानी साहब से हुआ, ओके। जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी के इंचार्ज हुआ सही। करते थे। सही। और मुझे पता नहीं था कि मैं इतने बड़े आदमी के कंपनी में जाने वाला हूँ, हुँ। इतने बड़े आदमी के साए में जाने वाला हूँ। हुँ। तो मैंने कैजुअली उनको जाके कहा, पहले मैं थोड़ा और तबीयत होती थी मेरी, मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं सिर्फ़ आरफ़ाना कलाम गाया करूँगा, हुँ। मैं गाने नहीं गाऊँगा। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा, किधर अरफाना कलाम गाएगा? हुँ। मैंने कहा जी बुल्ले शाह का गाएंगे, ठीक है। शाह हुसैन का गाएंगे, हुँ। ख्वाजा गुलाम फरीद का गाएंगे, इसका गाएंगे। कहते तेनू इन्हों के ना ही आते ने, इन्हों कोई शेर भी आता है। हुँ। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, मेरे वालिद साहब की वजह से मुझे रीडिंग का बड़ा ज़ौक़ मिला। पहली बुक जो मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट की थी वो सागर सिद्दीकी की किताब थी, क्या बात है! जो शायरी की बुक उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। हुँ। तो मैंने हर एक शायर के 5-5, 7-7 शेर सुना दिए फ़रानी साहब को। और ज़बरदस्त। खड़े-खड़े, वो बैठने का नहीं कहते होते थे। हुँ। बड़े वो एक दरवेश तबीयत आदमी थे, बड़े हुँ। सख्त दरवेश थे। अच्छा, सख्त है। तो जब मैंने खड़े-खड़े उनको ये सारे शेर सुना दिए, तो फ़रानी साहब ने मुझे ऐसे ऊपर से नीचे करके देखा, मुझे कहते बैठ जा। हुँ। तो जब फ़रानी साहब किसी को ये कह देते थे ना कि बैठ जा, हुँ। तो ये एक अचीवमेंट होती थी कि क्या उन्होंने बात अपने है! सामने बिठा लिया आपको। हुँ। देन फिर फ़रानी साहब ने मुझे कहा गालिब का भी कुछ, मैं कहा जी मैंने गालिब के भी शेर सुना दिए। तो हुँ। फ़रानी साहब कहते ठीक है, तेनू कल आई तेनू मैं गालिब दी गज़ल याद करावांगा। हुँ। तो उन्होंने मुझे पहली गज़ल जो याद कराई वो थी, फिर मुझे दीदा तर याद आया, आहा! दिल जिगर तशना फरियाद आया। क्या बात है! फिर मैंने उनकी कॉम्पोज़िशंस याद करनी शुरू की और मुझे ज़ौक़ लग गया, मुझे समझ आ गई कि यार ये तो एक फ्लेवर ही और है, ये तो एक हुँ। दुनिया ही और है। हुँ। फिर मैंने फ़रानी साहब से कोई 7-8 साल सीखा ज़बरदस्त। और वहाँ से फिर हमारी म्यूज़िकल जर्नी भी स्टार्ट हो गई। क्या बात! अच्छा, ये फ़िपा क्या क्या चीज़ है ये जो आपने इदारा बनाया हुआ है? ये इसका फ़ीपा जो है, इसका नाम है फ़रानी इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके। ये हमारे जो उस्ताद फ़रानी साहब थे, हुँ। उनके नाम पे मैंने बनाया। और हुँ। इसलिए बनाया कि जो उनका एक मिशन था, हुँ। एक प्योर म्यूज़िक को लेके चलना हुँ। और एक पॉपुलर कल्चर के साथ एक बड़ा जिसे कहते हैं इल्मी एक फ़ाइट बैक, जिसकी ठीक है। हमेशा ज़रूरत रहती है, हुँ। तो वो उसको लेके चलते थे। हुँ। तो मैंने ये सोचा कि ऑलरेडी नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी तो उनका इदारा है जो कि वो काम कर रहे हैं। हुँ। लेकिन ज़ाहिर है मेरा अपना एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेस की और अपनी एकेडमिक मसरूफ़ियत ऐसी होती हैं हुँ। कि मुझे प्राइवेटली करना था सब कुछ। हुँ। तो फिर मैंने कहा कि नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी तो जो कर रही है, कर ही रही है, तो मैं एक उनके नाम से एक अलग इदारा बना लेता हूँ। हुँ।
तो वो दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी। और फिर हम जो फ़रानी साहब की तालीमात थी म्यूज़िक को लेके, जो फ़रानी साहब की फ़िलॉसफ़ी थी म्यूज़िक को लेके, तो उसको मैं इस इदारे में ट्रांसलेट करता हूँ और हम हर वो काम करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जो कि हमारी उस कैटेगरी के अंदर फिट इन बैठता है। तो कब से ये इदारा चला रहे हैं? अब हमें 4 साल हो गए इस इदारे को चलाते हुए ओके, और इसकी 3-4 डोमेन्स हैं। ठीक है। इसकी एक डोमेन है प्रोडक्शंस। इसमें हमारे पास बड़े टैलेंटेड एक हमारे हैं असद अली मुर्तज़ा, उन्होंने ओके, कोक स्टूडियो और नेस्कैफ़े बेसमेंट का भी बहुत बड़ा स्कोर किया हुआ है। सही। तो असद अली मुर्तज़ा जो है वो हमारी प्रोडक्शंस देखते हैं, हम ऑडियो प्रोडक्शंस करते हैं। अभी रिसेंटली हमने ISPR के लिए बहुत से सॉन्ग्स बनाए हैं। फिर इसका दूसरा निश है क्लासेस और लर्निंग। ओके, उसमें हम लोगों ने बड़े टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हायर किए हैं जो कि बच्चों को, बड़ों को परफॉर्मिंग आर्ट सिखाते हैं। सही। जैसे रुस्तम फ़तेह अली खान साहब हमारे म्यूज़िक के टीचर हैं, फिर नदीम अब्बास हमारे गिटार के टीचर हैं, फिर इसी तरह वायलिन में, सितार में, भाई हम बहुत रेंज ऑफ़र करते हैं। आसिफ अली अमीन है, वो तबला सिखाते हैं। और इसका जो तीसरा डोमेन है वो है इवेंट्स। ओके, तो हम जो एकेडमिक इवेंट्स होते हैं हम वो करते हैं। सही। मतलब कमर्शियल इवेंट्स भी हमारे एकेडमिक लेवल के होते हैं जिसमें कोई ना कोई लर्निंग होती है और बड़ा ही सीरियस आर्ट होता है। तो हम इन 3 चीज़ों को लेके चल रहे हैं फीफा में। तो इसमें ब्रेक इवन अचीव कर लेते हैं आप? हाँ या जी। जेब से ही लगा के जो है इसकी खिदमत कर रहे हैं? जेब से काफ़ी लगता रहता है और काफ़ी जेब से लगाया है इसके ऊपर, लेकिन चूँकि हमारा ये शौक़ है, जुनून है, तो फिर शौक़ का कोई मुल नहीं होता, तुहानू पता है। जी, जी, बिल्कुल उसमें ऐसा। हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रोडक्शंस बहुत अच्छी चल रही हैं, ओके, हमारे इवेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो क्लासेस हैं उसमें हम मॉनेटरी बेनिफिट देखते नहीं हैं। हम 70 टू 80% टीचर को पे कर देते हैं फ़ीस का, ठीक है। और जो बाकी 20% होता है वो उससे बस थोड़े बहुत कुछ बिल के लिए वो मतलब कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तीसरे साल में बड़ा सस्टेनेबल हो गया है। हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी किए हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ, हमारी एक अचीवमेंट है कि हमने बैरिया टाउन का जो न्यू ईयर इवेंट होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है, हमने वहाँ पर क्लासिकल आर्ट किया है। एंड कैन ज़बरदस्त। यू बिलीव यू मी कि आप शुजात अली खान को आप जानते होंगे, अकबर अली खान साहब को आप जानते होंगे, इनके क्लासिकल 2,500 बंदे ने खड़े होकर सुना है। क्या बात है! ठीक है, दैट वाज एन ओपन इवेंट, एक एरिना था हाँ, जिसमें 150 फूड स्टॉल लगे हुए थे हाँ। और 150 ये आर्टिफैक्ट्स के, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पर। मतलब एक पूरी दुनिया बनाई हुई थी और सामने सेंटर में स्टेज था। तो क्लासिकल फ्लूट बज रही हो हाँ, और 1,500 बंदा स्टेज के पास खड़ा होकर उसको सुन रहा हो, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि लोग सुनना चाहते हैं, हमारे प्रमोटर में और हमारे लोगों में सुनाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर जाते हैं। सही। रिस्क है ना बहुत बड़ा। रिस्क है, तो हमने ये रिस्क लिया, हम ये रिस्क लेने के लिए इस फील्ड में आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने आपकी सुनी, आप इसको साद इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर सकते थे। तो आजकल के दौर में जब एक जो है बच्चा कहता है भई मैंने आगे आना है, अपने वालिद की भी खिदमात बहुत ज़्यादा हो तो वो कहते हैं मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। हमने देखे कई इदारे वहाँ पर वो अपना नाम भेज देते हैं, जी। वालिद साहब को पीछे कर देते हैं। तो ऐसे में आपका आगे आना और एक जेन्युइन बंदे के नाम लेके चलना, अपने उस्ताद का नाम ज़िंदा रखना, तो ये बहुत खाल-खाल ही हो गए हैं, तो ये इतना बड़ा हौसला कहाँ से लाएँ आप? हौसला तो मुझे अब आज ही फ़ील हो रहा है ये बात, जैसे आप बता रहे हैं तो मुझे हुँ, फ़ील हो रहा है कि यार ये भी एक काम है। असल में हमें डर खौफ नहीं है नजम भाई। हुँ, नहीं, हमने म्यूज़िक को सीखा और उस्तादों की जेन्युइन खिदमत की। ये नहीं कि ऐसी उन्होंने मालिशां की थी। हुँ, खिदमत ये होती है कि आप उस्ताद को एक्नॉलेज करें और उस्ताद के लिए आप काबिल फ़ख्र असासा बने। हुँ, शागिर्द, अच्छा शागिर्द, लायक शागिर्द जो होता है वो उस्ताद का बड़ा काबिल फ़ख्र असासा होता है। बिल्कुल तो सही। मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले हुँ, और मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि मेरे तमाम उस्तादों ने मेरी हमेशा तारीफ़ की है वाह! कि तो मुझे इसमें कोई डर खौफ नहीं कभी फ़ील हुआ कि यार मतलब मैं अपने आप को मशहूर करने के लिए क्या ही कर लूँगा। हुँ, लेकिन उनके नाम से हमने इदारा इसलिए, हालाँकि वो ही वाज़ नॉट अ कमर्शियल आर्टिस्ट। हुँ, मतलब वो मेहदी हसन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स तो नहीं है ना, जो दुनिया हुँ, जान दी है। हुँ, एंड वी आर ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड द नेम ऑफ अ बिग लेजेंड। बिल्कुल सही बात है So आपकी। rather it is a challenge for us because हुँ, whenever someone asks about Farhani Saab, so I have to talk about him, and गुड। that was the reason why I named it after Farhani Saab. हुँ, कि I always wanted to talk about him. डेफ़िनिटली।
तो मुझे लगता है कि हम अपने उस्तादों का नाम बड़ा करेंगे तो हमारा खुद ही बड़ा हो जाएगा, नहीं भी हो जाएगा तो ये कोई आपकी बात असल में मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा था। उसकी ख़ास वजह उसकी वजह ये है कि ये यकीनन आज आप अपने उस्ताद के लिए कर रहे हैं तो कल आप भी तवक्को रख सकते हैं कि कोई आपका होनहार शागिर्द उठे जी। और आपका नाम आगे लेके चले। और यकीनन ये बहुत अहम बात होती है, आपका सफ़र और आपकी जो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको आसानियाँ पैदा की हैं आपके लिए, आपको चलना सिखाया, बिल्कुल। उनका नाम आप ज़िंदा रखें और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपको सलूट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो आजकल का दौर है इसमें जो म्यूज़िक है जी। इसका आम ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? हम जब देखते हैं एक आम बंदे को, हर बंदा म्यूज़िक सुन रहा होता है, ख़्वाह वो कई दफ़ा नात की सूरत में भी जी। मुतरन्नम हम बात कर लेते हैं, हम जी। म्यूज़िक का ख़ास वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। जी। मुतरन्नम तौर पर हाँ। नात सुन रहे होते हैं, तकदीसी शायरी सुन रहे होते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक की तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें जो एक आम बंदा है उसकी ज़िंदगी के ऊपर ये किस तरह जो है वो असरअंदाज होता है? जैसे खुशबू एक आम असर बंदे पे असरअंदाज होती है, हुँ, जैसे मलमल का लम्स एक आम बंदे पे असरअंदाज होता है, हुँ, जिस तरह जायके आम बंदे पे असरअंदाज होते हैं। हुँ, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप 10 दिन बगैर किसी जायके के रहें, कितनी बिल्कुल बड़ी सही। अज़ियत बन जाएगी। हुँ, आप 10 दिन आप किसी रंग को देखे बगैर रह जाएँ, हुँ, 10 दिन आप किसी खुशबू को सूंघे बगैर रह जाएँ। अभी बिल्कुल सही। कोविड में हुआ था ना, हुँ, तो क्या अज़ियत थी, क्या? ना खुशबू आ रही है ना जायका आ रहा है, तो मसला क्या है? आप ज़िंदा तो हैं, चल फिर रहे हुँ, हैं, घूमे फिरे खुश हों। नहीं, 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 जायका नहीं आ रहा, खुशबू नहीं आ रही, हैं? इवन छुट्टियाँ, हर बंदा छुट्टियाँ जो है वो ढूँढ रहा होता है कि छुट्टियाँ आएँ हम छुट्टियाँ पे, आ रही, हम जो है वो रिलैक्स हों, घर में बैठे सारा कुछ, और हम थक गए हैं उसको थक देख के। गए। तो इसी तरह जैसे हमारी बाकी सारी की सारी जो सेंसेस हैं, हुँ, इनकी एक्सट्रीम्स हैं, हुँ, ठीक है ना? हम टच कर सकते हैं ना, तो हम बहुत ठंडी चीज़ भी टच कर सकते हैं, बहुत गर्म चीज़ भी टच कर सकते हैं, एंड देयर इज़ एन इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही। इसी तरह हम चखते हैं, तो हुँ, बहुत कड़वा भी है, बहुत मीठा भी है, एंड देन देयर इज़ एन इंटरमीडिएट एंड कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरह हमारी इन सारी की सारी सेंसेस की एक एस्थेटिक रिक्वायरमेंट भी होती है, हुँ, ठीक है? आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप किलों भरे किसी कांटे पे हाथ लगा दें, हुँ, लेकिन जब आप किसी नरम चीज़ पे हाथ फेरते हैं तो उसकी लग्जरी और उसकी एस्थेटिक्स को एंजॉय भी तो करते हैं। क्या बात है! तो आप ये इसी तरह जब आप बहुत सुर्ख रंग आँखों को खाना शुरू कर देता है, हुँ, बहुत जिसे कहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं यार मैं पहाड़ी इलाके में जाके नज़ारे का मज़ा लेना चाहता हूँ, हुँ, तो इसका मतलब है कि आप अपनी उस जो विजुअल सेंस है उसको उसके एस्थेटिक प्लेयर में लेके जाते हैं, तो आप रिलैक्स होते हैं। क्या बात है! इसी तरह हमारी पाँचों की पाँचों सेंसेस को हुँ, एस्थेटिक प्लेयर भी चाहिए बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एंड बिटवीन द ऑप्टिमम लेवल वी हुँ, नीड एन एस्थेटिक प्लेयर। ओके। तो कानों का एस्थेटिक प्लेयर म्यूजिक है। हुँ, आप चीखों की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते, हुँ, आप अल्टीमेट साइलेंस में भी नहीं रह सकते, हुँ, आप अल्टीमेट साइलेंस में भी नहीं रह सकते। यू नीड सम साउंड्स अराउंड यू टू टू बिलीव दैट यू आर लिविंग एंड यू आर रेलिवेंट। हुँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सन्नाटों दुरुस्त। में अंधेरों में डरने की क्या ज़रूरत है? हुँ, आपको अपनी एग्जिस्टेंस की रेलिवेंस डाउट करने लग जाते हैं आपके, मैं क्या हूँ भी बात कि है! नहीं। इसी तरह बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स की हुँ, आवाज़ और खामोशी के दरमियान हमारे कानों की एक एस्थेटिक रिक्वायरमेंट है म्यूज़िक, वाह! इसीलिए म्यूज़िक रेलिवेंट है। बहुत अच्छे। अच्छा साद भाई, हम म्यूज़िक की बात करें, एक एवोल्यूशन हुई म्यूज़िक की। हम देखते एक क्लासिकल म्यूज़िक था, घराना चल रहे थे घराने, घरानों के बाद फिर पॉप आया, फिर रीमिक्स होने शुरू हुए गाने। आज भी हम उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब की जो कव्वालियाँ हैं, उनको लोगों ने फिर रीमिक्स, एक पूरा दौर चला है उसका, रीमिक्स जी। करके उन्होंने कव्वालियाँ जो है वो हमारे सामने पेश की और लोगों ने बड़ी पसंद की उसके बाद। जी। तो ये जो एवोल्यूशन हो रही है म्यूज़िक की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? असल में मैं इसको थोड़ा, आपकी बात को थोड़ा मोल्ड कर दूंगा। म्यूज़िक की एवोल्यूशन नहीं हो रही है, प्रेफरेंस की एवोल्यूशन हो रही है। ओके, प्रेफरेंस की एवोल्यूशन हो रही है क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ हम क्विक रिजल्ट्स के आदी होना शुरू हो गए हैं। ठीक है। हम हर चीज़ बहुत क्विकली देखना, समझना, सुनना चाहते हैं। हुँ, और इसी तरह म्यूज़िक में भी हम क्विक प्लेयर जो है उसकी तरफ चल रहे हैं। ठीक है। तो जो आप, जब हम कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, तो वो तो हर चीज़ ही बहुत, सो खाना भी पकता था 4-4 घंटे बाद। हुँ, जो पुरानी डिशें थी, हुँ, डिशेज़ थी सॉरी, हुँ, तो वो 5 घंटे बाद पक के तैयार होती थी। अब क्या है? अब हमें चाहिए ये जाएँ और ये जाएँ। हुँ, इसी तरह हमारा जो म्यूज़िक का भी टेस्ट है, पूरी की पूरी दुनिया की कम्युनिटी का, वो क्विक प्लेयर की तरफ चले गया। हुँ, और क्विक प्लेयर में जो किक मिलती है, वो बीट से मिलती है, सही। ठीक है?
पावरफुल और इम्पैक्टफुल रिदम और बीट जो है वो आपको क्विक प्लेयर और ट्रांस में लेके जाता है। बिल्कुल तो सही। इसीलिए आप देखें ना, गाना तो है हम्म गिण गिण तारे डंग दिया राता हम्म लागे वांगू लंग दिया राता, गिण तो हो ओके है। हम्म ये मैं होंदी ढोलना ढोलना, पहले उस पर तबला चल रहा था, अब आप उस पर ड्रम लगा रहे हैं। हम्म कॉम्पोजिशन का तो आप मजा ले रहे हैं, हम्म तो फिर आप ड्रम क्यों ऐड कर रहे हैं उसमें? तो हम्म आप कहते हैं यार ये मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं है, वो क्विक प्लेयर और किक देता है आपको, सही। आपको अच्छा लगता है, तो मेलोडी वही है हम्म, और आप इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट चेंज करके उसको अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक ले आते हैं। बिल्कुल तो सही। दिस इज हाउ आवर प्रेफरेंस इज इवॉल्विंग हम्म एंड compositions, ट्यून्स एंड म्यूजिक स्टिल रेलेवेंट है। ओके। जैसे भी आपने कहा नुसरत साहब की बात किया, हम्म तो नुसरत साहब की सारी कवालियाँ जब उन्होंने कंपोज की थी, कॉम्पोजिशन आप करें ना, ज़रा नुसरत की कवाली की कॉम्पोजिशन चेंज करें, लोग ऐसी की तैसी फेर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, उसके अराउंड जो म्यूजिक प्ले हो रहा है, गुनाह तसव्वुर होता है। आप कोई उसकी कवाली है, जैसे वो काली काली जुल्फों की नई कॉम्पोजिशन बनाए, आप लोग आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। हाँ। बट उसके अराउंड जब आप म्यूजिक नई म्यूजिकल अरेंजमेंट लगाते हैं तो हम्म लोग उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम ये बात हो गई एवोल्यूशन की, तो फिर इसके बाद रेलेवेंस की बात करते हैं हम, कि रेलेवेंस जो है वो म्यूज़िक की आज हम उसको कैसे देखते हैं? वैसे ही जैसे भी मैंने बताया ना कि रेलेवेंस तो उसकी यही है ना कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम्म हमारी नॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट है कि हमारे अराउंड जो हमें साउंड्स मिल रही हैं उन साउंड्स में हारमोनीज होनी चाहिए, उन साउंड्स में सिम्फनीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम काम डाउन रहेंगे। हम काम नहीं रह सकते म्यूज़िक के बगैर। ओके। जी। तो ये भी होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान का बहुत सैड म्यूज़िक सुनने को दिल कर रहा था, कभी कभार बड़ा हल्ला गुल्ला वाला म्यूज़िक सुनने को दिल कर रहा था। तो ये जो दो इंतहाएं हैं, ये किस तरीके वो से तो मैच? हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है ना उसको। हम्म आप जिस साइकोलॉजिकल कंडीशन में हैं तो आप उस तरह के माहौल में बैठ देखें। अगर आप सैड हैं तो फिर आप मध्यम लाइट में भी बैठेंगे, हम्म फिर आप कोई कपड़े भी उस तरह के, मतलब आप भड़कीले अगर आप सैड है तो आप शॉकिंग पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनेंगे, बिल्कुल आप सही। कहोगे यार वाइट कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ। आपने वाइट कपड़े पहने, आपने मध्यम सी लाइट की, हम्म तो ज़ाहिर है म्यूज़िक भी फिर आप थोड़ा सा सैड टाइप का लगा लेंगे। हम्म तो हमारा प्रॉब्लम ये है, आपने नोट किया होगा कि मैं जब भी म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ तो मैं बाकी 5 सेंसेस को इंक्लूड करता हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये, हम समझते हैं कि हमारी जो ऑडिटरी रिस्पॉन्स है इट इज़ समथिंग अवे फ्रॉम द 5 सेंसेस। ओके। हमारा म्यूज़िक उसी तरह से रेलिवेंट है जैसे हमारी बाकी सारी सेंसेस में हम, जैसे हम डिम लाइट में बैठे, कमरे की बत्ती बंद किया, मैं बड़ा डिप्रेस हूँ। अब कोई बंदा ऐसा नहीं होता सारी ट्यूब लाइटें जला के बैठा और कह रहा हो यार मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। बहुत अच्छे। तो इसी तरह वो फिर म्यूज़िक भी वैसा ही सुनेगा। क्या बात है। इसका मतलब है कि वो बंदा बड़ा लिटरेट है, कि उसको पता है कि मैंने इस इमोशनल कंडीशन में अपनी सेंसेस को किस तरह से ट्रीट करना है। अच्छा साद भाई, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि अब हम देख रहे हैं एआई आ गई है। पहले बकायदा हमें साथ लोग मौजूद होते, जैसे तबले पे मौजूद है, जैसे हारमोनियम पे मौजूद है, फिर इसी तरह तानपुरा पे भी लोग जो है वो कह लें कि तैनात किए जाते थे। तो तैनात। तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है वो तानपुरा आ गया है, लोग अपनी मर्जी का बीट लगाते हैं, बैरवी सी से आप बेहतर हाँ समझते हैं। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो सिलसिला चल रहा है, जो एआई के आने के बाद इनकलाब आने जा रहा है इधर, तो ये क्या क्या रिप्लेस करेगा म्यूजिक के अंदर? कुछ भी नहीं रिप्लेस करेगा ये, और ये कोई इनकलाब भी नहीं है। हम्म ठीक है ना, इनकलाब तो उस दिन आया था जिस दिन गाना रिकॉर्ड हुआ था। हम्म आपको पता है कि जब बरे सगीर में गाना रिकॉर्ड हुआ था तो जो बाइयाँ थीं और जो खान साहब थे, उनके यहाँ बड़ी रिलक्टेंस थी इस बात की कि हमारा गाना रिकॉर्ड क्यों हो? अगर गाना रिकॉर्ड होगा तो हमारे कोठे पे कौन आवेगा गाना सुनने? हम्म ये तो कह रहे हैं रिकॉर्ड करके, अब केसर बाई है, गंगा बाई है, जमुना बाई है, इनके जो गाने अब हमें मिलते हैं तवों पे जो रिकॉर्ड्स हुए हैं, दे वर वेरी रिलक्टेंट। वो कहते थे नहीं, और उस वक्त के लोग उन्हें समझाते थे कि आपकी आवाज़ नस्लों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा दवा करो इन्हें, ये हमारा गाना बाहर जाके सुना देंगे, और जो लोग यहाँ आके पैसे दे के हमारा गाना सुनते थे वो नहीं सुनेंगे। इनकलाब उस दिन आया था जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो गया था। सही। ये तो रिकॉर्डिंग के मुख्तलिफ वर्जन्स चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, अब तो हमारे पास जो गैजेट्स हैं, म्यूज़िकल गैजेट्स हैं, वो इतने एडवांस हो गए हैं
कि एक ही गैजेट में से आप कोई 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड निकाल लेते हैं। तो असल तो इनकलाब वो है, लेकिन जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट की को जो इंसान प्ले कर रहा होता है उसका जो मज़ा है, या उसकी जो एक रॉनेस है, या उसका जो प्लेयर है, वो कभी भी मशीन नहीं दे सकती। जिस तरह एक सड़क पे मुख्तलिफ ड्राइवर्स ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो एक दूसरे की गाड़ियों को नहीं, एक दूसरे के जहन को पढ़ के ड्राइव कर रहे होते हैं। ओके। यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये ड्राइवर इतनी स्पीड पे ऐसा काम करेगा तो इसका क्या मतलब है। तो वो सब एक दूसरे के भरोसे जा रहे होते हैं। उनमें से जैसे ही कोई भरोसा तोड़ता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, वाह 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 वाह, ऐसे ही है ना। बहुत अच्छे। तो वो भरोसा चल रहा है एक, ठीक है। और जब आपको गुस्सा क्यों आता है किसी बंदे पे, आप कहते हैं वो आपका भरोसा तोड़ता है, वो इतनी अताइयों वाली हरकत करता है गाड़ी चलाते हुए, एकदम मोड़ काट लेता है। काट लिया, उसकी गाड़ी या सड़क पे जा रहा है, आपको क्या, आप कहते हैं यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू डू दैट। ओके। इसी तरह जब लाइव इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स बैठते हैं म्यूज़िक के, तो वो एक दूसरे के भरोसे पे बैठे होते हैं। सही और वो एक दूसरे के जहनों के मुताबिक खेल रहे होते हैं। सही। आप नोट किया, कई सिंगर कहते हैं जी मैं इन्हीं म्यूजिशियंस के साथ गाऊंगा, हाँ, मेरे म्यूजिशियंस फिक्स हैं, क्योंकि वो हम आहंग होते हैं। बिल्कुल वो सही। एक दूसरे के लतीफ़ों पे हंसते भी हैं, वो एक जैसा खाना भी पसंद करते हैं, वो एक दूसरे को सो दे हैव दिस मेंटल हार्मनी। ओके। इसी तरह जो लाइव प्लेयर और एआई का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, एआई एक मशीन है, ठीक है, मशीन में इमोशन नहीं है, ओके। और म्यूजिक तो इमोशनल चीज़ है। सो एआई का बनाया हुआ गाना इमोशन को बड़ी मुश्किल से डिलीवर करता है, ओके। ठीक है। ह्यूमन जो ब्रेन है इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो इमोशन की डिलीवरी बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। सही। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जब क्या एक सवाल पूछा जाता है, क्या रोबोट्स टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो मेरा अगला सवाल ये कि क्या आप किसी रोबोट को अपना गुरु मान सकते हैं, अपना मुर्शिद मान सकते हैं, मेंटोर मान सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, इमोशन और सोल नहीं है। सही। और म्यूज़िक तो सोल की खुराक है। सो एक मशीन एक मैकेनिकल रोल प्ले करती है, वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करती है, मगर अगर उसे इंसान प्ले करे तो उसके अंदर सोल ऐड हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम अभी एक हालिया जो है वो चल रहा है मंजरनामे के ऊपर प्रोग्राम, पाकिस्तान आइडल। जी जी जी। अच्छा, पाकिस्तान आइडल की बात करें तो कुछ एतराज़ात उसके ऊपर मुख्तलिफ सिलेक्शन से लेकर, ज़ाहिर है पहली दफ़ा हो रहा है तो उसमें ऊपर नीचे चीज़ें चलेंगी, तो हमें सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मामला चलेंगे आगे। अच्छा, लेकिन हम जब बात करते हैं, उन्होंने टॉप 30 निकाले, फिर 60 निकाले, अब आगे सफ़र जारी है उसका, तो एक जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है इन बच्चों की, आपने ये बच्चे सेलेक्ट कर लिए, आपने बेस्ट उठा लिए सारी जगहों से, तो अब इसकी खपत कहाँ करेंगे? आपके पास म्यूजिक इंडस्ट्री तो उस तरह नहीं परवान चढ़ रही है। पहले ही जो सिंगर्स हैं वो समझ लें कि पूरी पूरी अपनी सिलसिला लेके चल रहे हैं, तो इनकी खपत कहाँ होगी? मेरा ख्याल है कि हमें और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक कोक स्टूडियो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो अकेला ही प्लेटफॉर्म है। तो हमारे पास कोक स्टूडियो जैसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। बिल्कुल तो सही। अब देखिए ना, कोक को कोई तो फ़ायदा होता है ना, इतना पैसा लगा देती है कोक स्टूडियो बनाने पे। तो ये बात बाकी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ को भी समझना चाहिए, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। अभी मैं इंडिया की एक सिंगर हैं, मैं उनका सुन रहा था गाना, एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उनको स्पॉन्सर किया, और वो जगजीत की गज़लें गा रही थी वहाँ, इन फ्रंट ऑफ अ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक कैंसर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो एक सिंगर को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट के सामने बैठो, पीछे बैकग्राउंड में हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट है, और तुम सामने गाने गाओ, और फिर उन एपिसोड्स को रिकॉर्ड करके आप अपलोड करो। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो इदारे, जो मुआशरे अपनी आर्ट और एस्थेटिक्स को प्रिजर्व नहीं करते, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, ब्लर हो जाती है। ओके। राइट। सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, जो कोक जितनी बड़ी नहीं है मगर बहुत छोटी भी नहीं है, उनको ये चाहिए कि वो अपने, उनके लिए दैट वुड बी जस्ट पीनट्स, ठीक है ना। तो उनको चाहिए कि वो छोटे छोटे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, छोटे छोटे इदारों को स्पॉन्सर करें, और ऐसा कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट बनवाना शुरू करें
कि ताकि फिर इन सिंगर्स की लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर इनका काम आए और फिर लोग अपने इवेंट्स में इनको बुलाएंगे, लोग इन्हें पे। सिंगर की ज़िंदगी कैसे चलती है? बिल्कुल सही। सिंगर हिट हो जाता है, लोग उसे पहचानते हैं, लोग अपनी खुशी में उसको बुलाना चाहते हैं, उसका एक रेट होता है और फिर वो उसको पे करते हैं। बिल्कुल। सिंगर टीवी पे गाना गाने से पैसे नहीं लेता, या सिंगर को अब तो चलो यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाते हैं, आ जाते हैं। सिंगर को पैसे तब मिलते हैं जब लोग उसके गाने से मुतासिर होकर अपने इवेंट्स पे उसको बुलाते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे। और यही चाहिए, आपको एक हिट गाना चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी का खाना वाना करने के लिए, एक हिट गाना चाहिए, राइट? सो अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज म्यूज़िक और आर्ट की वैल्यू को समझेंगी, ठीक है ना। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो कहते होते हैं कि बाद औक़ात मैंने कोई बात करनी होती है ना अजीब किस्म की, तो मैं कह रहा हूँ हमारे दोस्त कहते होते हैं अच्छा। अगर म्यूज़िक पे जुआ होता ना तो आप देखते म्यूज़िक को बड़ा स्पॉन्सर मिलता हाँ सही है जी। सही। क्रिकेट की एक एक बॉल पे जुआ होता है, स्पॉन्सर्स की लाइन लगी होती है। तो म्यूज़िक का मसला है, म्यूज़िक पे जुआ नहीं होता। अच्छा साद भाई, जो नया टैलेंट है उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर है। शौक हर रंग रकीबे सर समा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में बेवरिया निकला। क्या बात है। हमारी जो यूथ है ना, इसको डेडिकेशन की ज़रूरत है। हमारी यूथ को एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि बंद के बैठना किस तरह से। जो बंद के बैठना सीख लेगा ना, वो सबसे आगे निकल जाएगा। सही। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आप सिंगर हैं, आप कहते हैं मेरा कुछ नहीं बन रहा। आप बुध वाले दिन शहर के किसी एक चौक में शाम को 6 बजे जाकर अपनी फुल फ्लेज बेस्ट आवाज़ में एक गाना गा दें। 100 बुधें गुजर जाएं और वहाँ मजमा ना लगे तो मेरा गिरबान हाजिर है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। 100 बुधें गुजर जाएं, हौसला चाहिए इसके लिए, चिल्ला काटना पड़ता है भाईजान, हौसला भी चाहिए ना इतनी। आप मतलब आप बंदा पागल कहता है। फलां जंगल की फलां पहाड़ी पे एक साधु बैठ के बांसुरी बजाता है, तानू किस ने पता लग गया है। हाँ। भाई वो डेडिकेटेड ही बड़ा है। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਜਦ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੰਜਲੀ ਸੁਣਨ ਜਾਣਗੇ। वो टिकटॉक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, मेहनत का फल है। आप डेडिकेशन के साथ, मेरा ये मैसेज है, मैं खुद भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरी और बड़ी मसरूफियात हैं। सही। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बंदा सिंगर बनना चाहता है, उसको जितना भी गाना आता है, वो 90 दिन टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे रोज़ाना शाम को 6 बजे अपना एक क्लिप अपलोड करे। ठीक है, 90 दिन वैसे भी तो गुजर जा रहे हैं ना, कितने 90 दिन पहले गुजर गए। बिल्कुल दुरुस्त। और फिर देखें कि 90 दिन के बाद रिजल्ट क्या आया है। जो भी रिजल्ट आए, अगले फिर 90 दिन का एक चिल्ला, क्या उसे निल्ला बोलेंगे, बना ले। 3 बैच ये करे, 3 बैच के बाद अगर उसको नए रिजल्ट्स ना मिलना शुरू हो, दुनिया से कायनात से उसको इशारे ना मिलना शुरू हो, तो भी आ जाए हमारे पास। यार आपने कहा था, मैंने पूरी डेडिकेशन से काम किया, मेरा कुछ भी नहीं बना। बिल्कुल सही सर, गल्लां करनियां, क्या कहते हैं कि औखे तोड़ निभाने को गल्लां करनियां सौखियां। हाँ। हम बड़े मज़े से किसी टिकटॉकर को कहते हैं, ये क्या टिकटॉकर लोग हैं, क्या भाई। आप वो एक आजकल क्लिप वायरल हुआ ना, तू कर नहीं, तू कर ना। बिल्कुल सही। ये करने का सारा मामला है। सही। करेंगे तो होगा। अच्छा, जैसे नजम भाई अभी आपने कहा कि नया टैलेंट कहाँ है, कैसे आ रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मकसद अपनी तारीफ़ करना नहीं है। पिछले 10 साल से मैं जीसी यूनिवर्सिटी में जो नात और म्यूज़िक के दाखिले होते हैं उसको मैं जज कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि मेरे हाथ से ही टैलेंट सेलेक्ट होकर जीसी में दाखिल होता है। ओके। क्योंकि मैं भी उसी चक्की से निकला हूँ। इस 10 साल में मैंने अपने ताईं बिल्कुल प्योर टैलेंट को बगैर किसी सिफारिश के, बगैर मतलब इसमें बहुत नाम भी बड़ा हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने प्योर टैलेंट को जीसी में दाखिल किया। ओके। अभी आप पाकिस्तान आइडल की बात कर रहे थे, पूरे ये तो सब मानते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शंस हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से टॉप 16 जो सिंगर्स आए हैं, उनमें 2 सिंगर वो भी हैं जिनको मैंने सेलेक्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज में रखा। ज़बरदस्त। उसमें गुलाम कंबर है, ओके, माहम ताहिर है। सही। अब मेरे लिए तो वो छोटे बहन भाई जैसे, मुझे तो सारों से अच्छे वही लगते, मगर सिफारिश थी, या मुझे पता है इन बच्चों की सिफारिश नहीं थी,
ठीक है, क्योंकि अगर सिफारिश करवाने वाले होते तो ये मुझे भी सिफारिश कराते कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले के लिए करें। बिल्कुल ये सही। मुझे पता है कि सिफारिश वाले नहीं थे, लेकिन क्या ये वहाँ पाकिस्तान आइडल में जाकर नहीं चमके? बिल्कुल तो शौक हर रंग रकीबे सुर समा निकला। हम्म अगर आप में टैलेंट होगा और आप में जुस्तजू होगी, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते पैदा करेगा ही करेगा। वाह, आप आगे आएंगे, असबाब मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की ज़ात है। हम्म अल्लाह ऐसे नरम दिल लोग ज़रूर पैदा कर देगा जो फरिश्ते बन के आपको मिलेंगे और आपकी आउट ऑफ नोवेयर आपकी हेल्प करेंगे आपके डेस्टिनेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही। तो यही सारा मंत्र है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ कंपोजिशंस बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। कुछ गाने अपने दौर में तो शायद इतने मशहूर ना हो, लेकिन अब आके किसी सिंगर ने गाया जी तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। फिर पता चलता है कि लोग उस गाने की वजह से ओरिजिनल गाना भी सुनना शुरू कर देते हैं। जी मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल हमारे पास आँख लड़ी बदोबदी की मौजूद है। वो ख़ैर काफ़ी बदनामे ज़माना गाना हो गया, लेकिन जब हम ये मैंने गाना लिटरली सुना, उससे पहले मैंने नहीं सुना, फिर मैंने ओरिजिनल गाना जाके सुना और उसको मैंने बेतहाशा सुना है। तो ये भी जो है एवोल्यूशन होती है इन चीज़ों की। आपका क्या राय है इस पे? मैं ये समझता हूँ कि वो जो आप जिस तरफ इशारा करें ना, जिस पर्सनालिटी की तरफ इशारा करें, वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक सेंसिटिव सा टॉपिक है इस तरह से कि देखिए ना, आप अगर फार्मूला 1 गाड़ियों की रेस में रिक्शा लेके चले जाएं और लहरा लहरा के वहाँ रिक्शा चलाएं और कहें कि यार देखो जी तुसी गड्डियाँ चला रहे हो, मैं रिक्शा चला रहे हैं, आप क्या होंगे? हाँ, ठीक है ना, ਤੁਸੀਂ ਬੱਥਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂ ਪਾ ਦਿਓ वही और बहुत उनको कहो अच्छे। कि यार थोड़ा थोड़ा तो बतखा की तरह टुरदा है। हाँ, या घोड़ों की रेस में आप जो है ना, क्या कहते हैं, वो बकरी लेके चले जाएं, ठीक है। आपकी मेहरबानी, आपने मिसाल में इसमें बकरी डाली है। तो वो बहुत इरेलीवेंट है। आप एक जगह पे आर्ट हो रहा है और आर्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं और आप वहाँ पर एक बहुत ही वाहियात किस्म का एक उल्टी सीधी, वो तमस्खर उड़ाना है, वो मजाक उड़ाना है, वो आर्ट फॉर्म, वो तो आर्ट फॉर्म तो किसी सूरत नहीं। वो मेरा ख्याल है अगर आप खुद भी उसको सीरियसली पूछ लेना बिठा के आपस में कि यार सही सही गल दस, तो वो ये कहेगा कि हाँ जी पाइन मैनू शर्मिंदगी होनी। अब देखिए ना, अब उसकी वजह से आपने ओरिजिनल गाना सुन लिया, उससे अच्छा आप ना ही सुनते। इतना पैड़ा गाना सुन के आपने ओरिजिनल गाना वो मैं समझता हूँ वो एक गलती है। हाँ, दुनिया में गलतियाँ भी तो होती है ना, तो वो एक गलती है, दैट इज़ अ मिस्टेक। वो कहते हैं ना, लाइफ विदाउट म्यूजिक इज़ अ मिस्टेक, तो लाइफ विद सच म्यूजिक इज़ अ बिगर मिस्टेक, दैट इज़ अ मिस्टेक। एक जगह पे मैंने एक फिक्रा सुना कि ये सदी अहमकों की पजीराई की सदी है। ऐसा हम आप देखें, इससे कितना इत्तेफाक? मैं इससे पूरा ही इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसका मकसद ये नहीं कि मैं अपने आप को जो है वो समझदार समझता हूँ, हाँ, मगर मुहम्मल गोई की भी कोई हद होती है। हाँ, मतलब ऐसी बात जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, अगर आप चाहें मैं आपको उसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं कहता जी हूँ जी आप ज़रूर। बैठे हैं, आपके पीछे जी यहाँ पर ग्रीन पत्ते हैं, पत्ते तो जर्द भी होते हैं, हवा भी पत्ते को जर्द कर देती है। हवा का कसूर क्या है? आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं दुनिया में? क्या है, कब बारिश होगी, आपने आज क्या खाया है, उदासी क्या है, आंसू का रंग कैसा होता है, आंसू की आवाज़ कैसी। यार मुहम्मल गोई की कोई हद होती है। तो इस वक्त जो मुहम्मल गो लोग हैं, लोग उन्हें इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मशहूर आदमी गल भी चंगी करे। क्या बात है। हाँ जी तो मतलब अब तो वैसे भी हम शोहरत की बात करें तो शोहरत बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। जी एक वक्त था कि जब लोग मशहूर होते थे और ज़माना उनका फॉलो करता था। जी ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोग जो है दिन के लिए 2 दिन के लिए वायरल होते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं। नजम भाई, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेमस, हम्म, इट्स अबाउट द आइडेंटिटी। ओके। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका आपका स्टेचर क्या है? इट्स नॉट अबाउट स्टेटस, हम्म, इट्स अबाउट स्टेचर। ओके। हम आर्ट इसलिए नहीं करते हम्म, कि हम मशहूर हो जाएंगे। हम्म, अच्छा जी, हम तो मशहूर नहीं हो रहे, हम्म, फिर हम आर्ट क्यों कर रहे हैं? हम्म, मैं अगर ऐसी जगह नौकरी करूं जहाँ से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं हम्म, कितनी देर कर लूँगा? बिल्कुल सही। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं अंदर से आ रही है। ठीक है। हम आर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि हमें आर्ट करना आता है, हम आर्ट इसलिए कर, पहले पहले आर्ट कैसे, एक आर्टिस्ट जब बड़ा होता है, बचपन से बड़ा होता है, पहले पहले वो आर्ट एक्सपेरिमेंटल लेवल पे करता है। वो ये देखता है कि ये चीज़ मुझे आम लोगों से मुनफरिद बना रही है, ठीक है। मुझे आम लोगों से डिफरेंट बना रही है, हम्म, और लोग मुझे आइडेंटिफाई, यार है मुंडा बड़ी सोहनी नाच पड़ता है, हम्म, ठीक है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं एक फैल्कन्स का एक एग्जीबिशन हो रहा था,
तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चले गया। मैंने कहा इनको मैं फैल्कन्स दिखाता हूँ। तो वहाँ जो साहब बैठे हुए थे जो मेन उसको ऑर्गेनाइज कर थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा आप साद हैं? मैं कहा जी। तो एक इवेंट में उन्होंने मेरी नात सुनी थी। ओके। वहाँ कोई 2-2.5 हज़ार बंदा था। सही। मगर नाज शरीफ ने मुझे ये मुमताज़ एक कर दिया ना कि उनको मैं याद रह गया। बिल्कुल सही। तो बच्चा, एक आर्टिस्ट बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो पहले पहले अपनी अर्ली टीन एज में वो इस आर्ट को इसलिए करना चाहता है कि वो बाकी पूरी भीड़ से मुमताज़ हो जाता है। बिल्कुल सही। जैसे ही वो बच्चा आर्टिस्ट बच्चा अपनी टीन एज क्रॉस करता है, उसके बाद उसका फिलोसफिकल माइंडसेट शुरू हो जाता है। ओके। वो चीज़ों की नफ़ी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। वो सेट बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है। वो बड़ा क्रिटिकल फेज होता है। हम कहते हैं ना उस्ताद बड़ा ज़रूरी है। उस्ताद आर्टिस्ट की एवोल्यूशन को समझता है और उसको डायरेक्शन देता है। बिल्कुल ठीक। अगर एक आर्टिस्ट की डायरेक्शन किसी भी लेवल पे ख़राब हो जाए, फिर वो अपने उस बामे अरूज को, शोहरत के नहीं, सही, फन्नी बामे अरूज को नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल वो मुड्डों में बिगड़ जाए ना, हाँ, तो फिर वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। सही। उस्ताद की ये वैल्यू है। क्या बात है। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो बाउंड्रीज को चैलेंज करना शुरू करता है। फिर उसके बाद जब वो उससे बड़ा होता है, यानी जब उसकी एज ग्रो करती है, फिर उसके अंदर एक प्रॉपर फिलोसोफर डेवलप हो जाता है। वो फिर आर्टिस्टिक फ़िलासफ़ी, म्यूज़िकल फ़िलासफ़ी, आर्किटेक्चरल फ़िलासफ़ी, वो जिस भी तरह का आर्टिस्ट है ना, वो उसमें फ़लसफ़े लेवल पे चले जाता है। बिल्कुल सही। वो फ़न इसलिए नहीं करता कि उदा विक जाएगा। वो फ़न इसलिए नहीं करता कि ओनू पैसे मिल जाएंगे। वो एक सेकेंडरी एक आउटपुट है। वो फ़न इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने नए से नए एक्सप्रेशन को मटीरियलाइज़ करना होता है। क्या बात है। ठीक है, नए से नए जज्बे को मटीरियलाइज़ करना होता है। बहुत अच्छा। और हर आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन दूसरे से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशंस हर बंदे के डिफरेंट हैं। और वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर बंदे के हालात वाक़यात डिफरेंट हैं। क्या बात है। वो अपने हालात वाक़यात के मुताबिक शेर कहेगा, उसके मुताबिक पेंटिंग बनाएगा, उसके मुताबिक कंपोजिशंस करेगा। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप 4 बंदों को निहारी बनाने के लिए कह दें और मसाले भी सेम रखें, हर किसी का निहारी का टेस्ट डिफरेंट आएगा अगर आप ज़ौक़ और जायका रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्यों? कि वो जो थोड़ी सी माइल्ड और माइन्यूट किस्म की जो उसमें मसालों की चेंजिंग कर रहे हैं, इसी तरह आप 4 लोगों को एक ही घोड़े की पेंटिंग बनाने के लिए कह दें, चारों के बनाए हुए पेंटिंग का एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही। आर्टिस्ट अपनी इन मर्जर ऑफ फीलिंग्स को मटीरियलाइज करने और विजुअलाइज करने के लिए आर्ट करता है। ओके। इसमें अगर वो मशहूर हो जाए तो हो जाए, तो कमर्शियल एस्पेक्ट मिल गया, उसकी लाइफ सौखी हो गई। अगर वो मशहूर ना हो जाए तो आप मुझे दुनिया के किसी ऐसे आर्टिस्ट का नाम बता दें जिसने इस वजह से आर्ट करना छोड़ दिया कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अगर ऐसा बहुत ना खूबसूरत होता, बात की आपने। अगर ऐसा ना होता तो गालिब अपने इतने बड़े दीवान में से चीज़ों को पिक एंड चूज करके दीवान में ना डालता, अपना काम डिस्कार्ड ना करता। आज कोई शायर अपना शेर डिस्कार्ड करता है? कुछ करते भी हैं। हाँ, यकीनन जो अब मतलब हमने देखा है अपने, जो हमें तो ये सिखाया भी, हमारे टीचर्स यही सिखाते, जब तक आपको काटना नहीं आएगा, अपनी ही चीज़ काटनी नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो आपके काटना सीखने का सफ़र नहीं आगे चल सकता आपका। तो ये वो है। हम तो वो कहते हैं कोड़े अपनियां शर्मानू भज देने, ठीक है ना। आर्टिस्ट को एग्जिस्ट करने के लिए और सरवाइव करने के लिए आर्ट करना पड़ता है। बहुत अच्छा। कमर्शियल एस्पेक्ट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। पठाने खान जैसे सारी जिंदगी कोठी, यार आप आर्टिस्ट को इस बात पे इवेल्युएट करेंगे कि उन्हें आर्ट बेच के कितनी बड़ी कोठी बना ली है, तो फिर सारे आर्टिस्टों की आइटम्स गाई जाती हैं। ठीक है ना। आप कहेंगे हमने आज भी देखा नसीबो लाल उसी जगह पे रहती है जहाँ पे उसका अपना, तो पठाने खान को तो गा भी नहीं सकता। आप किसी आर्टिस्ट को फरमाइश कर दें कि यार पठाने खान का फलां गाना सुना दो, तो आपको एक मरतबा ऐसे करके देखेगा कि यार ये कैसा आदमी है, इसे पता ही नहीं है कि पठाने खान को गाना कितना मुश्किल है। He is the one and only. He is one and only। क्यों? जो जेड़ी पीड़ और जेड़ा दर्द दा एक्सप्रेशन ओदे कोल सी ना, कोई पठाने खान होवे ते हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। अगर कोई अमीर हो जाता है तो मतलब है नहीं बड़ा बड़ा आर्टिस्ट हो गया। क्या बात है साहब भाई, यकीन माने इतनी उम्दा गुफ्तगू हो रही, मेरा तो नहीं दिल कर रहा कि मैं इसको कहीं पे जो है वो करूँ, लेकिन ज़ाहिर है एक रिक्वायरमेंट है हमारी उसकी टाइमिंग की और चीज़ों की। तो मैं चाहूँगा कि इसका जो दूसरा सेशन है हम उसकी तरफ बढ़ें, और हम चाहेंगे कि आप हमें
कुछ जो है वो सुनाएं भी अपनी कुछ कंपोजिशंस और कुछ जो है संगीत अपनी भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा एक आपको मैं शाह हुसैन की काफ़ी एक जी मेरा अभी इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, तो आप कबूल करें तो वो आपको मैं सुनाता हूँ। जी जी दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल न्यू लाल अबे परवा दे नाल न्यू लाल अबे परवा दे नाल नदियों पार रांझण दा थाना क्या बात है कीता कॉल जरूरी जाना, कीता कॉल जरूरी जाना, मिन्नतां करा मल्ला दे नाल क्या बात न्यू लाले अबे परवा दे। वाह 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 साद भाई क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। और कुछ और हमें अता करें। एक अपनी कॉम्पोजिशन है तजम्मुल कलीम साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत दे। आमीन। तो एक दिन बैठे बैठे ये 5-7 मिनट में मैंने कंपोज किया, आपको वाह सुनाता हूँ। क्या बात वो है है कि दिन ते गिण मैं हाय हाय मर जाना मर जाना मर जाना, क्या बात है दिन ते गिण मैं मर जाना मर जाना मर जाना, तेरे बिन मैं मर जाना मर जाना मर जाना, क्या बात है दिन ते गिण मैं जेड़े दिन तू कंड करनी, हाँ 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 जेड़े दिन तू कंड करनी, जेड़े दिन तू कंड करनी, उसे दिन मैं मर जाना मर जाना मर जाना, क्या बात है। दिन ते गिण मैं मर जाना, तेरे बिन मैं मर जाना। अब ये मैं गुड्डी दे कागज वर्गा मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, हाय 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 मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, तू किण मिण मैं मर जाना मर जाना मर जाना, तेरे बिन मैं। तो ये जान दी बाजी ला दी ए बड़ा लाजमी सुना जान दी बाजी ला दी सो जान दे बाजी ला देती, हाय 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 जान दे बाजी ला देती, हाँ जान दे बाजी ला देती, एक दो तीन मैं मर हाय जाना हाय 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 मर जाना मर जाना, तेरे बिन मैं मर जाना।
क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अच्छा ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਲੇ वाह, ਮੈਂ वाह। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं, पहले चल जाएगा। यस बट इट रिमेन्स ऑन माय क्रेडिट कि मेरी कॉम्पोजिशन है। अबाब ग्रामी, तो ये थे साज ज़ियाई, बहुत खूबसूरत और पुरलुत्फ़ गुफ्तगू हुई और म्यूज़िक के ऊपर गुफ्तगू हुई, म्यूज़िक हमने सुना भी और जो कंपोजिशन इन्होंने पेश की वो यकीनन एक मेरे लिए बहुत अहम और मालूमाती कह लें और मेरे लिए बड़ा मज़ेदार था और मैं इंतज़ार करूँगा जब ये कंपोजिशन फ़ाइनली जो है रिकॉर्ड हो के हमारे सामने मौजूद हो। तजम्मुल करीम साहब की बात हो, उनकी शायरी हो, तो वो ऐसे ही है जैसे हमारे साथ मौजूद है और उनका साया शफ़क़त हमारे साथ हमेशा मौजूद होता है। उनकी बातें याद आती हैं, उनकी शायरी याद आती है। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वस्सलाम।